Intrinsic carrier concentration. In order to find the intrinsic carrier concentration at any temperature T, we consider the parabolic band edges. इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपके पास, और ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आप किस में देख लें, सेमीकंडक्टर्स में से देख लें। और इसका मतलब इंट्रिंसिक मैंने आपको बताया था कि उसकी एक जो प्रॉपर्टी है, जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर चार्ज होगा लाजमी, तो ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेम आपके पास जो है किसी भी सेमीकंडक्टर के इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी, यानी आप डोपिंग ना भी करें या कोई चीज़ ना भी करें तो तब भी उसके अंदर क्या होगी कि कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगी, तो वो हमने फाइंड करनी है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे पैराबोलिक बैंड एजेस। First of all, we will find the number of electrons excited to the conduction band at temperature T in term of chemical potential. In semiconductor, physical parameter mu is called Fermi level. अच्छा, पहले एक तो ये कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का देख रहे हैं हम कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर बगैर किसी डोपिंग के, बगैर किसी हम उसके मिक्सचर के, हम देखते हैं कि हमारे पास कैरियर कंसंट्रेशन है क्या, कितने चार्जेस हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, चाहे वो होल्स हैं या चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके किधर गए, कंडक्शन बैंड में गए, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे। यहाँ पे हमने टेम्परेचर को वेरी नहीं किया, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है कि केमिकल पोटेंशियल म्यू लिखा हुआ है, और ये आपके पास फर्मी लेवल होता है। ये वही लेवल है जो आपने पहले पढ़ा था, जिसमें आप कहते थे कि आपके पास फील्ड और अनफील्ड को ये सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो म्यू आपके पास एक क्या होता है, फर्मी लेवल होता है। अच्छा, फर्मी डायराक फंक्शन अगर आप रिकॉल करें तो वो क्या था आपके पास, एफ ई इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई माइनस म्यू बाई के वी टी। याद है आपको, यहाँ पे हम ई एफ लिखा करते थे फर्मी लेवल के लिए। तो यहाँ पे जो है अभी हमने केमिकल पोटेंशियल लिखा हुआ है, क्योंकि हम किसी भी टेम्परेचर पे फाइंड कर रहे हैं कंडक्ट के जो कैरियर कंसंट्रेशन। तो फर्मी डायराक फंक्शन आपके पास ये हो जाएगा। फर्मी डायराक फंक्शन जो होता है वो आपके पास फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है, ठीक है। फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड whereas the Pauli's exclusion principle only allows either 0 और 1 particle per state। एक स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, या जिसमें कहते हैं आपके वो क्या कर रहा है कि यस, या तो स्पिन अप है या स्पिन डाउन है, ठीक है। ओनली लॉज, अच्छा, here the k in the exponent is the Boltzmann constant। k जो होगा वो Boltzmann constant होगा, और म्यू आपके पास क्या है, फर्मी लेवल है। तो ये आपके पास एक फर्मी डायराक फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर उसके बाद इफ वी हैव स्मॉल एन एफ टेम्परेचर, अगर हमारे पास क्या है, कम टेम्परेचर है, स्मॉल एन एफ टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होगा कि जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म अगर कम है तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर वाली टर्म जो है वो डोमिनेट करेगी, ई माइनस म्यू जो है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर रहा होगा। और इस इससे क्या होगा, इसे, और ये है भी एक्सपोनेंशियल पावर में, किसमें है, एक्सपोनेंशियल पावर में। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू इस टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ये वाली टर्म जो है वो डोमिनेट करेगी, ये डोमिनेट करेगी, मतलब ये वाली टर्म जो है 1 से काफ़ी बड़ी होगी। 1 से काफ़ी बड़ी होने का मतलब है कि इस 1 से ये काफ़ी बड़ी होगी, हम ऐड भी कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही टर्म बचेगी, ठीक है, ये 1 ख़त्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो 1 है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड टर्म है ये बहुत एक बड़ी है 1 से। क्यों बड़ी है, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ कम है वहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म बड़ी है, ये माइनस म्यू, ठीक है। तो उससे हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म बड़ी बन रही है। अब इसको अगर हम लिखें, इसी एक्सपोनेंशियल टर्म को मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस ई माइनस म्यू बाई के पी टी, ठीक है। अब माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के साथ माइनस आ जाएगा, और म्यू के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। म्यू के साथ क्या हो गया, प्लस, और ई के साथ माइनस बाई के बी टी हो गया। अब आप क्या करें कि एक्सपोनेंशियल टर्म को आप इसे जो है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसको हम ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इसे हम अलग भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि माइनस वाली टर्म माइनस ई बाई के बी टी अलग, और यहाँ पे ई की पावर म्यू बाई के बी टी अलग, तो ये अलग हो जाएंगे दोनों टर्म्स। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो फर्मी फंक्शन है वो बोल्ट्जमैन फंक्शन बन जाएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। और ये जो है आपके पास फंक्शन, ये हमें बताता है, this is the probability that a conduction orbital is occupied।
ये हमें जो अभी फर्मी डायराक फंक्शन की जो हमने लेटेस्ट फॉर्म देखी है, जो अभी हमने देखा लो टेम्परेचर पे था, वो हमें बता रहा है कि ये हमारे पास फर्मी फंक्शन होगा और ये हमें बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के फिल्ड होने की। ठीक है, तो एनर्जी अब हम देखते हैं कि एनर्जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास। एनर्जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके पास ई और साथ हमने फ्री लिख दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो थी वो थी आपके पास एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। ठीक हो गया। फॉर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन के लिए क्या होगा, कंडक्शन के लिए आपके पास यही फ्री वही इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने क्या किया है, फ्री तो नहीं, खैर अभी वो क्रिस्टल के अंदर है, हम कहते हैं कि वो उसकी वो फ्री एनर्जी प्लस उसको क्या करेगी, कौन सी एनर्जी होगी, एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन की बैंड की बात करें तो हम कहेंगे कि एनर्जी यानी बॉटम पे है प्लस उस पर फ्री होगी, इतनी उसके पास टोटल अभी एनर्जी होगी। ठीक है, और ये एनर्जी उससे कितनी होती है, बॉटम और डायरेक्ट बैंड गैप आप देख लें या इनडायरेक्ट बैंड गैप के केस में आपके पास ये एनर्जी सारी जो होती है किसके इक्वल होती है, ई जे के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, एक तो यहाँ पे जब बाउंड है ये इतनी, इसकी इतनी एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी, और फिर यहाँ पे अगर नीचे है तो उसकी एनर्जी इसके इक्वलेंट होगी, जैसे यहाँ पे बताया। सेम आप कह सकते हैं टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड आपके पास एनर्जी क्या होगी, ई गैप प्लस एच कट स्केयर के स्केयर बाई 2m। ठीक है, और या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसको साइड पे ले जाएं तो ई माइनस ई गैप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा आपने अगर कंसंट्रेशन फाइंड करनी हो कि कंडक्शन बैंड में कितनी कैरियर कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो आप करेंगे नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यानी जो कंडक्शन बैंड में होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N बाय v। और उसका फार्मूला ये होता है आपके पास, जो n होता है ना, इसका n की जगह क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू फर्मी एनर्जी और dE बाय v। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला ये हम पहले भी यूज करते आए हैं। अब आपके पास d क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉसिबल स्टेट्स, एफ ई क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ईच स्टेट ऑफ एनर्जी दैट इज फिल्ड। ठीक है, जो फर्मी एनर्जी आपने यहाँ से फाइंड की थी ना, ये एफ ई फ्रैक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि कितने फील्ड हैं, एनर्जी फील्ड है, एनर्जी स्टेट फील्ड है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर आपके पास लिखें तो वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो डी एन बाई डी ई होता है। ठीक, और वो वॉल्यूम बाई 2 पाई स्क्वायर 2m e बाई एच का स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर 1/2 होता है। ये फार्मूला तो आपको याद होगा, आपके पेपर में भी दिया था मैंने। अच्छा, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया आपके पास, और अब आपने क्या करना है कि इसको सब्सटीट्यूट करना है फिफ्थ को सिक्स में। ठीक है, फिफ्थ क्या आपके पास, यानी ये। ठीक है, इस इक्वेशन में अब आप क्या करेंगे, बारी बारी एक डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू डालेंगे, फर्मी एनर्जी की डालेंगे, और बाकी इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्मी एनर्जी की आपने ये वाली वैल्यू डालनी है, डेंसिटी ऑफ स्टेट की अभी जो आपने निकाली। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट में, अच्छा हाँ नहीं, इसमें एक चीज़ आपने ये भी डाल दी, ये जो है आपके पास, ये अभी आपने एनर्जी की जगह ई माइनस ई सी लिख देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये गैप मैंने लिखा हुआ है, इसको आपने गैप नहीं लिखना बेटा, इसको सी लिखना है, ई सी। ठीक है, जितनी कंडक्शन बैंड के बॉटम पे एनर्जी है ना वो है ये, ई माइनस ई सी लिखेंगे, यानी ई के बजाय यहाँ पे सिर्फ आपने ई माइनस ई सी लिख देना है डेंसिटी ऑफ स्टेट लिखते हुए। ठीक, और ये तब है आपके पास ई इज ग्रेटर देन ई गैप, ऑफ कोर्स ई इज ग्रेटर देन ई गैप ही तो है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए, इसका मतलब है कि बैंड गैप से ज़्यादा ही उनकी एनर्जी थी, तभी वो जंप करके गए। फिर आपने क्या करना है कि ये इक्वेशन n इज इक्वल टू एन बाई वी इंटेग्रल डी ई एफ ई डी, और ये वॉल्यूम आ रहा है। अब इसमें बारी बारी अपने इक्वेशन में चीज़ें डालते जाने, जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट डालेंगे यहाँ पे, फर्मी एनर्जी डालेंगे और इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या था, v बाई 2 पाई स्क्वायर, यानी वॉल्यूम बाई 2 पाई स्क्वायर, और साथ 2m e बाई एच का स्क्वायर, 2m e के साथ स्टेरिक लगा देना है, और यहाँ पावर 3/2 थी। फिर उसके बाद आप देखें कि e माइनस ई सी, यानी e माइनस ई गैप है, या ई सी यानी वही कंडक्शन बैंड की बॉटम पे जो एनर्जी थी वो है, और 1/2 ये वाली वैल्यू लिख दी। साथ ही आपने ये फार्मूला में था यहाँ पे कि वॉल्यूम, ये वॉल्यूम यहाँ से आ गया। फिर आपने फर्मी एनर्जी की वैल्यू लिख दी, जो आपने फाइंड की थी एफ ई, वो क्या थी, ई की पावर माइनस ई बाई के टी, ई की पावर यू बाई के टी, और डी ई,
ये वैल्यू थी। और यहाँ से आप देखें कि आपके पास क्या चीज़ें जो है इंटीग्रल के अंदर आ रही होंगी और बाकी सारी चीज़ें आपने आउटसाइड लिख लेनी है। जैसे देखें ये वॉल्यूम जो है ना ये कट जाएगा, ये तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि एक ये वॉल्यूम है और एक ये वॉल्यूम एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बचेगा 1/2 पाई पाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रल में लाने की ज़रूरत नहीं है। 2 me स्टैटिक बाई एच का स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने इंटीग्रल ई गैप से या ई सी से इन्फिनिटी तक ले आएंगे, इसको भी ई सी कर लीजिएगा, गैप ना लिखिएगा। और यहाँ पे ई माइनस ई सी की पावर 1/2, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई बाई के टी और डी ई रह जाएगा। ये इंटीग्रल हमने क्लोज कर लिया। जो ई की पावर प्लस म्यू बाई के टी डी ई है, ये अलग बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम एनर्जी का देख रहे हैं तो इसमें इसका होना ज़रूरी नहीं है। फिर आप देखें कि आपके पास जो ये है इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है हमें। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले आप सपोज करेंगे x आपके पास किसके इक्वल है, e माइनस ई, अगेन इसको ई सी करना है आपने, ठीक है, गैप नहीं लिखना, ई सी बाई के बी टी। तो इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी दोनों साइड से, तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी ई इक्वल्स टू डी ई डी बाई डी ई, और ये आप ब्रैकेट में सारा अंदर जो है ये वाली टर्म लिख लें, डी एक्स बाई डी वैसा का वैसा। यहाँ पे 1/kbt जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी। और आप जो है वो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे होंगे एक दफ़ा इस टर्म को और एक दफ़ा एक्स टर्म को। देखें ये कर दिया आपने, ये तो आपके पास एक ही जैसी टर्म ऊपर नीचे बन रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 1 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि गैप या ई सी जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। तो आपके पास आंसर बचेगा 1/kbt डी एक्स बाई डी ई। डी एक्स साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी इधर चला जाएगा के बी टी, और अगर डी को आप साइड पे कर लेंगे तो के बी टी डी एक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 10 बन जाएगी आपके पास। फिर आपने क्या करना है कि इसी एक्स को देखें, ई माइनस ई सी बाई के बी टी था ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बाई के बी टी माइनस ई सी बाई के बी टी एक्स। और ई बाई के बी टी यानी ई बाई के बी टी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस ई सी बाई के बी टी। ये क्यों किया ये भी आपको अभी जो है आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लिमिट्स आपके पास कैसे आ रही होंगी, लिमिट्स आपके पास एक्स 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। ठीक है, अब देखें ये आप इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 पाई स्क्वायर 2me बाई एच का स्क्वायर 3/2, ये वही है जो आपके पास ऑलरेडी था। अच्छा ये जो है ये आपके पास x 1/2 आ गया, ये कैसी चीज़ें आई हैं। देखें आप इक्वेशन पे जाएं पीछे, आपके पास मेन यहाँ पे थी क्या, e माइनस ई गैप था, जबकि हमने सपोज बाई के बी टी किया, ये किया है ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है यहाँ पे मुझे इसको ऐसा बनाना है कि ई माइनस ई गैप की जगह मैं सिर्फ वैल्यू लिखूँ। वो क्या लिखेंगे आप, देखिए ई माइनस ई गैप की पावर क्या है, 1/2 है, इसको मैंने लिखना है। इसकी जगह क्या लिखूंगी, मैं कहूँगी कि मेरे पास ई माइनस ई गैप या ई सी बाई के बी टी है, वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ई माइनस ई सी एक साइड पे आ गया, एक्स के बी टी एक साइड पे आ गया, ई माइनस ई सी की पावर 1/2 आ गई, तो यहाँ एक्स के बी टी की पावर 1/2 आ गई। एक्स की पावर अलग 1/2 आ जाएगी और के बी टी की जगह 1/2 आ जाएगी। इसका मतलब है ई माइनस ई सी की पावर 1/2 की जगह हम ये सारी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, यानी आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की पावर 1/2, साथ लिखेंगे आप के बी टी की पावर, एक्स के बी टी की पावर 1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यू। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की पावर 1/2 के बी टी की पावर 1/2। ठीक है, फिर इससे आगे आते हैं, फिर इससे आगे आप इसी इक्वेशन पे वापस आए, ये क्या आपके पास e की पावर माइनस ई बाई के टी। ठीक है, तो e की पावर माइनस के टी ये किसके इक्वल होगा, ये आप याद करें कि e बाई के बी टी था, ये किसके इक्वल था, e की पावर x प्लस e की पावर ई सी बाई के बी टी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें e की पावर हमने क्या लिखा है, माइनस एक्स, और e की पावर माइनस ई सी बाई के बी टी के इक्वल आ गया। फिर उसके बाद e की पावर प्लस म्यू बाई के बी टी, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ये वैसा का वैसे ही आएगा। ये टर्म कैसे आई है, डी ई की टर्म देखें आप कहाँ है आपके पास, यहाँ पे जो हमने डी फाइंड किया है वो क्या है, के बी टी डी एक्स। डी की ई की टर्म क्या है, के बी टी डी एक्स है, तो आप लिख देंगे कि के बी टी डी एक्स हो गया।
अब आपके पास KBT 1/2 भी है और KBT की पावर 1 भी है। ये इनको मैंने सेपरेट करके लिख दिया, बाकी वैसे के वैसे टर्म्स आ गई। इंटेग्रल में आपके पास अच्छा ई की पावर म्यू बाय KBT, ये इंटेग्रल से बाहर ही आएगा। पीछे बचेगा क्या, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स, ये वाली टर्म आ गई। KBT तो कांस्टेंट था, वो मैंने बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा के डी एक्स, और ये जो है ना आपके पास ई सी बाई KBT, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। तो आपके पास ये जो इंटेग्रल वाली टर्म है ये किसके इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू भी लिखते हैं। इससे पहले अभी आप देख लें कि जब पावर एक जैसी हो तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, अभी पावर यहाँ पे 1/2 और यहाँ 1 है, तो आप कहेंगे कि 1/2 प्लस 1 है। इसको लिखिए कैसे होगा, 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 यानी इन दोनों की पावर मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/2, और मैं इनको इकट्ठा ऐसे लिख लूंगी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे कि आपके पास ये जो इंटेग्रल है, ये एक डेफिनेट इंटेग्रल होता है जिसकी वैल्यू 1/2 पाई की पावर 1/2 है। ठीक है, यानी इस सारे की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2 पाई की पावर 1/2। तो आपके पास n क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। अच्छा, n को ना अभी हमने क्या करना है, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास 2/2 की पावर 3/2, और मैथ्स अंदर आ जाएगा, KBT अंदर आ जाएगा, पाई एच कर स्क्वायर 3/2 सब अंदर आ जाएगा। ई की पावर हमारे पास u प्लस यू था और यहाँ माइनस ई सी था, उन दोनों को मिला के लिख दिया भाई KBT। और 2 कैसे बचेगा, ये एक 2 बाहर रह जाएगा, बाकी ये जो 2 है इसकी पावर 3/2 है तो ये अंदर आ जाएगा। देखें 2 पाई एच कर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी n इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 m e इफेक्टिव मैथ्स है, ठीक है। KBT बाय 2 पाई एच कर स्क्वायर, और पावर इसकी क्या है 3/2, और एक्सपोनेंशियल पावर में आपके पास क्या है u माइनस ई सी बाई KBT। ठीक, ये आपके पास जो है एन एन की बात कर रहे हैं। एन एन का मतलब है कि आपके पास कंडक्शन बैंड में, जैसे आपके पास दो बैंड थे ना, एक आपके पास बैलेंस बैंड था, एक बैंड गैप था, और फिर आप कहते थे एक कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड था, ये आपके पास बैलेंस बैंड था। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले जाते थे और होल नीचे रह जाते थे। तो एन जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, सिमिलरली आपके पास हम यहाँ पे एक पी फाइंड करेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इस बात का आपने देखना है ध्यान। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि इससे आपको क्या पता चल रहा है। टू डिटरमाइन एन, अगर एन आपने फाइंड करना है, वी नीड टू नो, हमें इफेक्टिव मास पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, दूसरा केमिकल पोटेंशियल पता होना चाहिए, एनर्जी गैप पता होना चाहिए। वी कैन गेट, और मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस से कर सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वी कैन गेट एनर्जी गैप फ्रॉम ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, से हम देख सकते हैं कि बैंड गैप क्या है। तो इससे आपके पास एन यानी कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द कंडक्शन बैंड आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ई सी माइनस यू जो होता है वो वो हाफ अ बैंड गैप के इक्वल होता है इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, G/2 के इक्वल होता है। अच्छा, होल्स के लिए आपने सेम यही मेथड यूज करना है जो भी आपने एन यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए किया था कंडक्शन बैंड में, लेकिन होल्स आपके पास किस में होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, आपके पास क्या है, नो यू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। होल्स के लिए देखिए सिंपल, आपने इंटेग्रल लिया वही आपने ये, जैसे यहाँ एन लेते थे ना, यहाँ पी लिया हुआ है, तो वो भी एन बाई वी के इक्वल है, डी एच एफ एच डी ई बाई वी के इक्वल हो गया। ठीक है, डी एच एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपके पास होल, होल की बात करें, एफ एच आपके पास वही जो आप उसकी बात करेंगे, होल की बात करेंगे, तो क्या होगा, इफ वी कीप द सेम रेफरेंस ऑफ ई इक्वल्स टू 0 एट टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड लिमिट्स और इंटीग्रल और फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये अगर आप याद करें ना, जब आपको मैंने वो फर्मी लेवल्स का बताया था, आपको यही बताया था ना कि ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस, ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। यहाँ हम क्या कहते थे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक आएगा, और यहाँ 0 से हम कहते थे पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरह ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट भी ऐसे ही आएगी, यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ले रहे होंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट आपके पास क्या होंगी, अब होल की है तो एच लिखा है, b/2 पाई स्क्वायर, यहाँ पे m के साथ h आ जाएगा। बाकी आपके पास ये क्या है, ये यानी ई वी माइनस ई हो जाएगा। यहाँ e की पावर जो 1/2 होती है ना, वो ये नहीं होगी, बल्कि अब वैलेंस बैंड में से माइनस कर रहे होंगे एनर्जी को, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
और फिर उसके बाद वहाँ पे आप ई माइनस ई सी लिखते थे, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे ई बी माइनस सी लिखेंगे, ठीक है। ई बी इज द एनर्जी एट द वैलेंस बैंड एच एंड एम एच इज द इफेक्टिव मास ऑफ द होल्स, यानी वैलेंस बैंड एच पे जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं ई बी, और एम एच जो है इफेक्टिव मास है होल्स का। As a whole is an energy state, this is not occupied by an electron. Therefore, the probability that a state is occupied by a whole is the probability that a state is not occupied by an electron. अच्छा, ये आपके पास ये है कि आपने जैसे फर्मी लेवल आप यूज इसीलिए करते थे कि आपको पता चल जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में है। तो अगर होल्स की हम बात करेंगे, इसका मतलब है होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, और वो उतने ही होंगे जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम होल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास एफ एच इक्वल्स टू 1 - एफ ई, ठीक है, और एफ ई हमारे पास था 1 + E - म्यू/kBT, ये था हमारे पास। अब इसको कैसे करेंगे आप, ये नीचे आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस कैल्शियम लेंगे तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर आ गई, और +1 भी ऊपर आ जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास ऊपर आई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -1 ऑलरेडी था, तो ये -1 और +1 कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर E - μ/kBt, और यहाँ E⁻E - μ/kBt +1, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास है टर्म ऊपर, इसको अगर आप नीचे लेके आए तो क्या होगा, नीचे लेके आएंगे तो बहुत आसान होगा कि आप इसके साथ बस नेगेटिव लगा होगा, यानी इस पूरी टर्म के साथ नेगेटिव लगा होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म को आपको पता है अगर ऊपर जाती है या नीचे आती है तो उसका साइन एक चेंज हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और ये टर्म जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो आप देखिए कि ये अंदर ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहली वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये इसको 1 बना देगी, क्योंकि एक के साथ माइनस है एक के साथ पॉजिटिव है तो ये 1 बन जाएगा, और प्लस फिर नेक्स्ट के साथ ये मल्टीप्लाई होके माइनस की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक। अगेन इसमें भी आप क्या करेंगे, बैलेंस बैंड के लिए अज्यूम करेंगे कि लो टेम्परेचर के केस में अब आप ई माइनस म्यू नहीं करेंगे बल्कि करेंगे म्यू माइनस ई, ठीक है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। जो एन के लिए यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का केस था वहाँ पे ई माइनस म्यू लेते थे, यहाँ पे आप क्या लेंगे म्यू माइनस ई। और वो आप क्यों ले रहे हैं वो आपको मालूम है कि फर्मी लेवल से, क्योंकि पहले हम अब की बात करते थे, अब हम फर्मी लेवल से नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए म्यू माइनस ई लेंगे। और इस केस में आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली 1 डिनोमिनेटर में अगेन खत्म हो जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, ई माइनस भी हो जाएगा बाई के बी टी। अब इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट केस में देखा कि होल के केस में भी हम वैसे ही करेंगे, एफ एच इक्वल्स टू ई की पावर ई बाई के बी टी, ई की पावर माइनस म्यू बाई के बी टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई आपके पास 3 आ गई, एक इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन में आपने पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई 2 पाई स्क्वायर 2m h बाई h का स्क्वायर 3/2 ई वी माइनस ई बाई की पावर 1/2, यहाँ पे वॉल्यूम आता है फार्मूले में, ई की पावर आप फर्मी एनर्जी की जगह आपने ये दो वैल्यू डाल देनी है। तो अब आप देखिए कि इस ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गई, इंटेग्रल में माइनस इंटेग्रल टू ई बी आ जाएगा, यहाँ पे ई वी माइनस ई बाई 1/2 ई की पावर ई बाई के बी टी डी ई, और यहाँ पे ई की पावर माइनस म्यू बाई के बी टी हो जाएगा। इंटेग्रल को माइनस इन्फिनिटी टू 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन आप एक्स की सब्सटीट्यूशन करेंगे, ई वी माइनस ई बाई के बी टी करके फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। अगेन आपने सारे स्टेप वही करने हैं जो लास्ट में किए थे, ठीक है। तो उससे डी बन जाएगा के बी टी डी एक्स, एक्स की अगर वैल्यू निकालते तो आपके पास ये बन रही होगी। अब आपने इसको फार्मूला में डालना है, वो अगेन आपके पास फार्मूला वैसे ही बनेगा, एक्स की पावर 1/2 के बी टी की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स, और डी एक्स यहाँ पे के बी टी आ रहा होगा जिसको हमने बाद में इसके साथ मिला देना है इसके साथ, तो ये 3/2 इसकी पावर बन रही होगी, ई की पावर माइनस म्यू बाई के बी टी, और ये आपके पास एक अंदर इंटेग्रल फॉर्म में बन रही है चीज़, और वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो आपके पास 1/2 पाई की पावर 1/2 आ जाएगा उसकी जगह आंसर, वो हमने लिख दिया, बाकी आपके पास वही बन रहा है। अच्छा, इसमें देखेंगे एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ई वी माइनस म्यू बाई के बी टी, यानी आपके पास कितने होल्स हैं बैलेंस बैंड में, वो हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन ऑफ होल इन द बैलेंस बैंड है। अगर आप याद करें कि आपके पास पी की वैल्यू है 2 mh² के बी टी 2 πh² की पावर 3/2, यहाँ तक सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल पावर में ई वी माइनस म्यू बाई के बी टी है, ठीक है, फर्मी लेवल बाद में आ रहा है, जबकि आप इसमें केस में देखें
जो आपका था इलेक्ट्रॉन का केस, तो उसमें क्या बन रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हम्म। ये देखें, उसमें केमिकल पोटेंशियल में से ईसी माइनस हो रहा था, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है कि बाकी सब सेम है। यहाँ पे ई की पावर यू माइनस ई सी बाई के बी टी है, जबकि एंड पे जो हमने अभी देखा उसमें क्या है कि उसमें ई वी माइनस म्यू बाई के बी टी है। बाकी सेम है आपके पास होल और इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास बुक में था, ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ तक इन्होंने बताई है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने पी की वैल्यू निकाली है, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने किया है, नेक्स्ट हम आगे करेंगे, ठीक है, एन पी। तो यहाँ तक आपने देख लेना है, साथ साथ बुक को भी देखते जाना है कि क्या है, कैसे किया हमने। और जब तक आप खुद इसको करेंगे नहीं हाथ से ना, फिर आपको समझ नहीं आएगी इसकी।